हम लोग लास्ट वहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये जो है आयरलैंड से लिया हुआ है। हाँ? ये आयरलैंड से लिया हुआ है और नीति निर्देशक सिद्धांत में ये जो है आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उल्लेख किया गया है। क्लियर? अब देखो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका जो है 3 भाग में इसको हम लोग 3 जो है इसका नेचर के हिसाब से जो है स्वरूप के हिसाब से 3 भाग में इसको हम डिवीजन करते हैं। ये जो है समाजवादी, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी, लोकतांत्रिक सिद्धांत और तीसरा है गांधीवादी। गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम देखें तो इसमें जो है आपको 3 तरीके का जो है सिद्धांत जो है आपको मिल जाएगा 36 से 51 के बीच में। देखो पहले भी हम जिक्र किए हैं कि जो हम लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार को 2 भागों में हम लोग डिवीजन कर देते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट के रूप में और दूसरा जो है डीपीएसपी के रूप में। ठीक है। ये 2 भाग में हम लोग इसको डिवीजन कर देते हैं। क्लियर? अब ये 2 भाग में डिवीजन का मतलब है कि ये तो जो है आपका जो है फिक्स है कि ये जो है आपको मिलना है, नहीं मिलेगा तो आप न्यायपालिका के पास जो है जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में जो है अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आप न्यायपालिका में जो है ये बाध्यकारी जो है इसको नहीं बनाया है। क्लियर? लेकिन इसमें भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जो है आपके अधिकारों की जो है बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो ये भी अधिकार और फंडामेंटल राइट का भी अधिकार, ये दोनों मिला दीजिए तो दोनों मिलाकर जो है ये जो है नागरिकों का जो है नागरिकों का अधिकार हो जाता है। ये नागरिकों का अधिकार हो जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला जाता है कि जो है ये जो है आयरलैंड से जो है आयरलैंड में जो है वहाँ के संविधान में जो है इस तरीके का व्यवस्था जो है किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत का। लेकिन हम लोगों ने जो है उसको अपने हिसाब से किया और यहाँ पे इस सिद्धांत में जिस तरह का वहाँ पे किया गया था कि राज्य जो है किस तरीके से कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, ये क्या है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, मतलब राज्य जो है, राज्य जो भी राज्य है उस राज्य का जो नीति बनेगा, जो भी पॉलिसी बनेगा उसके लिए निदेशक मतलब डायरेक्शन देने का जो है सिद्धांत है। समझ में? मतलब राज्य जो है जो भी पॉलिसी बनाएगा, राज्य का मतलब जो केंद्र हो गया और राज्य हो गया, दोनों राज्य में मतलब स्टेट में जो है दोनों आ जाता है। तो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी किस पे फोकस करके बनाएगी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे। मतलब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें दिया गया है उसी चीज़ों को देखते हुए पॉलिसी का निर्माण करना है।
मतलब ये है, साफ है कि जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया गया है, इसी 36 के 51 के बीच में जो भी आर्टिकल में प्रोविज़न किए गए हैं, उन्हीं प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए राज्य अपना पॉलिसी बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन है। भले राज्य के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि राज्य के ऊपर जो है ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य को पॉलिसी बनाने में ये बाध्यकारी भी है, क्योंकि राज्य को जो है ध्यान रखना है कि जो भी हम पॉलिसी बनाएं इसी के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर नहीं बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी जो है इसके माध्यम से भी राज्य को जो है आईना दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि लोगों के जो है जीविकोपार्जन का अधिकार जो है आपको देना है, ठीक है। जीविकोपार्जन का जो है व्यवस्था करना, लोगों के खाने का व्यवस्था करना जो है राज्य के नीति अनुसार सिद्धांत में दिया हुआ है। अब जो है मान लीजिए कि जो है भारत में बोला जाता था कि लगभग 37 से 40% जनसंख्या जो है एक दिन का मतलब एक रात का खाना नहीं खाता था, मतलब दिन में एक बार खाना खाकर रहता है। तब ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे लोग जो है भोजन प्राप्त कर सकें। ऐसे जो है जीविकोपार्जन की व्यवस्था बनाना पड़ेगा, जिससे राज्य को जो नागरिक है, अगर नागरिक अगर एक टाइम का भी खाना नहीं खाते हैं तो ये राज्य के विकास का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राज्य जो है लोगों को भोजन का जो है अधिकार दे, लोगों को भोजन उपलब्ध करवाए। समझ में? तो इसलिए जो है बाद में देखिएगा कि राज्य ने जो है शुरुआत में तो नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है बोले कि अगर राज्य नहीं देगा तो हम खुद ही फ्री में लोगों को देने के लिए बोल देंगे, क्योंकि आपका अनाज तो सड़ जाता है गोदाम में रखे रखे, लेकिन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि लोगों को फ्री में बांट दीजिए, सारा अनाज जो सड़ा रहे हैं उसको फ्री में बांटिए। तब जाके राज्य ने जो बनाया खाद्य सुरक्षा एक्ट बनाया, लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, और लोगों को जो भी बीपीएल परिवार हैं उनको 5 किलो गेहूँ या चावल जो है पर फैमिली जो है उनको देने का प्रोविज़न कर दिया। तो ये डीपीएसपी भी है जो राज्य को निर्देश देता है कि आप इसी के अनुसार जो है क्या करें, अपनी नीति के निर्माण करें। मनरेगा इसी के अनुसार है, पेंशन योजना इसी के अनुसार है, ठीक है। या मान लीजिए कि रोजगार के जो है अन्य माध्यम हो, या रोजगार में जो है दशाएं निर्मित करना हो, काम का घंटा निर्धारित करना हो, वेतन निर्धारित करना हो, ये सब कुछ जो है इसी में डायरेक्शन है। समझ में? तो राज्य जो है पॉलिसी इसी के हिसाब से बनाएगा। अब हमारा जो है राज्य का नीति अनुसार सिद्धांत और आयरलैंड का दोनों में डिफरेंस है। लिए जरूर हैं, हम फॉर्मेट लिए हैं जरूर, लेकिन अपने अनुसार हम ढाल लिए हैं। हमने क्या किया कि हमने जो है अपने राज्य के नीति सिद्धांत में कुछ समाजवादी सिद्धांत को डाल दिया। जैसे उस सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कि जो है काम के बदले समान कार्य के बदले समान वेतन, ठीक है। लोगों के जो है न्यूनतम मजदूरी, है ना, प्रसूति सहायता, ये सब जो है समाजवादी पाठ है जो इक्वलिटी देने का प्रयास कर रहा है। कुछ उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, जैसे समान सिविल संहिता, ये उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर देखेंगे तो कुछ गांधीवादी सिद्धांत मिल जाएगा, जैसे पंचायतों का गठन, जैसे पशुओं का वध न करना, ठीक है। तो बहुत जगह जो है दुधारू पशुओं का जो है हत्या पर प्रतिबंध लगाना जो है ये दिया हुआ है ना। गांधीवादी सिद्धांत को भी शामिल किया गया। तो हमारे जो डीपीएसपी है, राज्य का नीति अनुसार सिद्धांत है, इसमें तीनों पार्ट को शामिल किया गया है। गांधीवादी भी शामिल किया, गांधी के विचारों को भी जो है बन रख दिया गया है, समाजवादी सिद्धांतों को भी रखा गया, और उदारवादी लोकतंत्र का भी रखा गया। तीनों को मिक्स करके हम लोगों ने डीपीएसपी बनाया, और इसी आधार पर राज्य क्या करेगा, समाजवाद भी लाने का प्रयास करेगा, उदारवादी लोकतंत्र भी, और गांधीवाद को भी लेकर चलेगा। तीनों को लेकर चलने का जो है प्रयास है। इसी कारण हमारा जो है राज्य का नीति अनुसार सिद्धांत क्या होता है, अन्य देशों से अलग हो जाता है। समझ में? विशेषता का मतलब क्या हो गया कि अन्य देशों से अलग हमारा जो है, जो भी संविधान में विशेष चीज़ें हैं जो अन्य देशों में नहीं है, वो विशेषता हो गया। समझ में? तो ये विशेषता हमारा है। क्लियर?
हाँ हाँ हाँ, आराम से प्रस्तावना से रिलेट होता ही है। जैसे प्रस्तावना में दिया गया है कि जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाने का बात किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, यहाँ भी राज्य को डायरेक्शन दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक जो है न्याय दिलाने का प्रयास करेगा राज्य। तो इसी के आधार पर तो आरक्षण व्यवस्था लाया गया है, तो इक्वलिटी का ही तो पार्ट है, समझ में? इस वाले को भी रिलेट कर सकते हैं, हाँ हाँ, रिलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। लाइन चेंज कीजिएगा। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, न्याय एवं समता के उद्देश्यों एवं समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्वों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्वों सरकार के लिए, सरकार, गवर्नमेंट, सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य, सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। हालांकि इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सरकार के लिए सकारात्मक, यह सरकार के लिए सकारात्मक निर्देशन है। सरकार के लिए निर्देशन है जिनकी उपेक्षा किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए,
आवश्यक तत्व है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, मतलब इसको जो है हम लोग बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये सरकार के लिए क्या है, एक निर्देशन का कार्य है कि सरकार जो है जो भी नीति बनाएगी इन्हीं तत्वों को देखते हुए बनाएगी। ये नहीं है कि जो है इन तत्वों को इग्नोर कर दें और जो है कोई नया नीति लेके आ जाए, समझ में आया? तो वो नहीं करना है, बल्कि इन्हीं नीतियों के अनुसार जो है आपको राज्य के नीतियों का संचालन करना है। मतलब जो भी ये एक तरह से का है, एक तरीके से ये राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। ये जो है एक तरह से जो है सोशल वेलफेयर स्टेट घोषित करता है कि राज्य क्या है, सोशल वेलफेयर है, मतलब लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। एक लोकतांत्रिक राज्य में तो यही है ना कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, नहीं कि मालूम चला कि लोगों को जो है शोषण करने के लिए राज्य आ जाए। राजतंत्रीय राज्य में तो यही होता था, लोगों का शोषण होता था, शोषण करने के लिए जो है राज्य हो जाता था और राजा जो है शोषण कर रहा है, तरह तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है, अपना आदेश को लागू करवाया जा रहा है। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य में क्या होता है कि लोगों के कल्याण के लिए जो है राज्य को कार्य करना होता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि उदारवादी जो है बोलते हैं ना कि जो है कल्याणकारी राज्य जो है, कल्याणकारी जो है राज्य हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो है एक सवाल लोग उठाते हैं कि क्या आज के डेट में, आज जो है वर्तमान में खासकर जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब आया था? 1990 में। ठीक है, 1990 के बाद जो है भारत में भी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया। तो क्या राज्य ने जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपना लिया, तो क्या बोल सकते हैं कि राज्य का स्वरूप जो है, नेचर जो है वो कल्याणकारी ही रहा? क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी तो पड़ेगा। अगर हम निजीकरण करेंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। अगर मान लीजिए कि हम उदारीकरण करेंगे या वैश्वीकरण करें हम वैश्वीकरण कर दें तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो अचानक से अभी मान लीजिए आपको हम लोगों ने एक तरह से 1990 का पहले की स्थिति जो है कैसा था, अब एक उदाहरण के मामले में समझो। मान लीजिए रिजर्वेशन चल रहा है ना, रिजर्वेशन चल रहा है और रिजर्वेशन क्या है, एक तरीके से जो है एक घेरा बना दिया गया है समान क्षमता वाले लोगों को, है ना। अब एक घेरा हमने बना दिया है, मान लीजिए कि एससी है, तो हमने उसको जो है घेरा बना दिया है कि भाई जो भी पोस्ट आएगा, जो भी पोस्ट लोक नियोजन में आएगा उसमें जो है एससी का इतना सीट जो है रिजर्व होगा, उसमें कोई नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ एससी ही आएगा। मान लीजिए एसटी है, इसका भी हमने घेरा बना दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एससी और एसटी को मिला दें तो लगभग 22.5 जो है रिजर्वेशन का जो है सीट निर्धारित होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य का अपना अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो लगभग 22.5 जो है एससी और एसटी का है और लगभग जो है 27% जो है 27% जो है ओबीसी का है। तो टोटल जो है 49.5% है, रिजर्वेशन जो है 49.5% पे जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने बना दिया है, ये घेरा बना दिया है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इसमें कौन आएगा, सिर्फ एसटी और एससी, क्लियर। उसी तरह से 1990 में हमने घेरा बना दिया था देश में कि भाई जो है 1990 के पहले जो है कि यहाँ पे जो है किसी को आना, प्रवेश करना हमने क्या किया था, टफ कर दिया था। कोई यहाँ पे जल्दी आ नहीं सकता था, उसके अगर कोई आएगा तो उसको बहुत सारा नियम जो है फॉलो करना पड़ता। लेकिन हम कब तक रोक सकते थे, क्योंकि आर्थिक विकास तक तो करना ही था ना, और आर्थिक विकास के लिए आपको सहयोग चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 1990 के बाद जो है हमने क्या किया, ये घेरा उठा लिया, ये घेरा उठा लिया और जो पूरा विश्व था उसके साथ हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। यही वैश्वीकरण हो गया।
वैश्वीकरण क्या, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपना अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, खोल दिए हम लोगों ने। अब सिंपल सी बात है, ये डेवलप है, हम उतना डेवलप नहीं है, तो प्रभाव क्या होगा कि इसका प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि SC/ST का घेरा है और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर जो है सबको हम घेरा उठा दें और सबको एक समान कर दें, अब बोले कि सब फाइट करो, तो फिर प्रभाव तो पड़ेगा। मान लीजिए जहाँ पे मजबूत है उसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा और जो कमज़ोर है उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। यही चीज़ यहाँ भी हो रहा। किसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि जो है जो उस टाइप का लोग थे, खासकर जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड टाइप के लोग थे, उनको तो फ़ायदा मिला। जैसे जो टेक्निकल लोग थे उनको फ़ायदा मिला, है ना, जिसके पास स्किल था उसको फ़ायदा मिला, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग थे उनको घाटा हो गया। मतलब जो गरीबी जो बढ़ा वो किस में बढ़ा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा बढ़ा। क्यों? उनके पास स्किल ही नहीं था। अब मान लीजिए कि बाहर से देश आया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अब मान लीजिए कि जो है LPO बनाया, KPO बनाया, है ना, BPO सेंटर बनाया, सबके अपना अपना BPO सेंटर बना दिया, कॉल सेंटर बना दिया। अब कॉल सेंटर में कौन जा सकता था? जिसके पास स्किल है, जिसके पास इंग्लिश आता हो, तो वैसे लोग कॉल सेंटर में गए तो उसको फ़ायदा मिला। जो लीगल LPO बना, जो लीगल टाइप के लोग थे, जिनको लीगल नॉलेज था, उनको जो मिल गया। जो टेक्निकल लोग थे उनको जो मिल गया। कोई प्रोडक्शन करने वाला में टेक्निकल था, उसको जो मिल गया। समझ में? तो टेक्निकल लोगों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो असंगठित टाइप के लोग थे, जिनको कोई स्किल नहीं था, जो मजदूरी करना जानते थे, तो वैसे लोगों को तो रोज़गार का उस तरीके का अवसर नहीं था जिस तरीके का अवसर उन लोगों के लिए था। तो एक ये जो पार्ट था, इस पर इफेक्ट पड़ा, उनको प्रॉफिट हुआ। तो जो मिडिल वर्ग है उसको तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन निचले वर्ग जो है उसको थोड़ा नुकसान होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए जो है क्या हुआ कि असमानता जो है, खासकर इकोनॉमिकल असमानता थोड़ा बढ़ गया। उदारीकरण आने के बाद संपन्नता तो बढ़ा, आर्थिक विकास भी तेज हुआ, लेकिन गरीबी भी बढ़ा। समझ में आया? तो अब सरकार का क्या काम हो गया? सरकार तो वेलफेयर करना था, सबके लिए एक समान था। अब सरकार क्या करने लगी कि जो ये वर्ग है इसके लिए जो है अब नीति बनाना स्टार्ट कर दी। समझ में? अब जो है उसने स्कीम बनाना अब इन लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया कि ये जॉब नहीं मिलेगा, हम जॉब दे देते हैं। पैसा आना चाहिए ना। आर्थिक विकास तो तब होगा जब सबके पास ज़्यादा कम कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? तो मनरेगा बन गया। मनरेगा बना तो यहाँ भी क्या, असंगठित लोगों के लिए रोज़गार है ना। वो आप मान लीजिए गड्ढा खोदिए, पोखरा बनाइए, रोड बनाइए, असंगठित लोगों के लिए है। स्किल नहीं है लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। तो वो रोज़गार गारंटी दिया गया कि भाई आपको 100 दिन का रोज़गार हम देंगे, ठीक है। तो ये अब सरकार का जो है नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सरकार क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। उधर से पैसा ले इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब लोगों को क्या कर रही है, पैसा देने का प्रयास कर रही है, तरह तरह से जो है योजनाओं के माध्यम से, या सपोर्ट कर रही है योजनाओं के माध्यम से। तो सरकार आज भी लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, लेकिन थोड़ा सा नेचर चेंज करके कर रही है। पहले जैसा नेचर था उस तरह का नहीं रहा, अब थोड़ा चेंज हो गया नेचर, लेकिन आज भी कल्याणकारी काम कर ही रही है। कई उदाहरण है, मनरेगा है ना, पेंशन योजना है, ये सब कल्याणकारी काम ही तो है। सामाजिक योजना है, क्लियर। तो कल्याणकारी काम है। जो गरीब टाइप के लोग हैं उनको सरकार सपोर्ट कर रही है। जिससे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोविड के समय क्या बोलते हैं, कोविड जो वायरस आया उसके बाद जो टीका लगा, तो टीका में तो दोनों तरह का था। जो फ्री लगवाना चाहे फ्री के लिए भी था, जो पैसा दे के लेना चाहे वो पैसा लेने के लिए भी था। तो जो पैसा देने में सक्षम थे वो ले लिए, और जो फ्री लेना था तो फ्री के लिए भी था। तो दोनों को रखा गया साथ में। तो कल्याणकारी काम नहीं था कि लोगों को जो सक्षम नहीं उसको दे दिया हम टीका। लगाना तो सबको है, लेकिन जो सक्षम था तो लगा लिया, जो नहीं था वो नहीं लगाता। फिर अगर हम उसको रेट रख देते 500-1000 रुपये तो कौन लगाता? तो हम लोगों ने फ्री भी रखा और इसके लिए भी रखा, ठीक है। तो नेचर चेंज हो गया। अब सरकार डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई, अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्लियर। पहले जो है सरकार रिसोर्सेज भी खुद तैयार करती थी और बांटती भी खुद थी, समझ में। पहले जो हम तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए हम कमा रहे हैं, मान लीजिए हमारा पास इनकम जो है आ रहा है, मान लीजिए 10 रुपये आया। अब इसी 10 रुपये में हम बांटेंगे ना, इसी 10 रुपये हम देंगे लोगों को पैसा, ठीक है। लेकिन ये था कि हम खुद से काम करेंगे। अब क्या कि हम दूसरे से काम करवा रहे हैं
और उससे जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हम काम नहीं कर रहे, अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, होता है ना, कमा रहे हैं, और जो है अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, खेती आप करते हैं ना, तो खेती कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए उस खेती से जो है साल में 10,000 फ़ायदा हुआ। अब आपने क्या किया कि आधा जो है ज़मीन जो है लीज पे दे दिया किसी को, भाई आप दूसरा काम करो, मान लीजिए आपको जो है बागवानी करना, बागवानी करो। अब इससे जो है मान लीजिए इससे जो है आपको जो है 50,000 रुपये जो है आपको लीज से 50,000 रुपये आपको आ गया, ठीक है। तो आधा ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं, इधर से 50,000 रुपये आ गया, तो आपका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप 50,000 रुपये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना अपने परिवार के सदस्यों को, तो आप ज़्यादा करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। आप उत्पादन छोड़ दिए, खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा आप ले रहे हैं उसके बावजूद भी, और तब आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं, माध्यम दूसरा कर दिया गया, ठीक है। नेचर चेंज किया, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखो, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। एकात्मक तथा संघात्मक तत्वों का मिश्रण। तत्वों का मिश्रण, ठीक है, लिख लो तब समझाएंगे इसको। देखो, संविधान निर्माता ऐसे संघ का, संविधान निर्माता ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे, ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें लिखिए, जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता, जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता बनाए रखे और राज्यों को भी स्वायत्तता, और राज्यों को भी स्वायत्तता मिल जाए। स्वायत्तता लिख दें। स्वायत्तता मिल जाए। स्वायत्तता समझते हैं? नहीं, मतलब होता है कि मतलब जो है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कुछ काम करने के लिए जो है आपको फ्रीडम मिलना चाहिए। स्वायत्तता मतलब होता है फ्रीडम, मतलब जो है किसी के अंडर में रहकर ही फ्रीडम लेना। जैसे होता है ना, मान लीजिए आपके फादर हैं और आप हैं, तो हर चीज़ पे बाउंडेशन लगा देंगे फादर, तो नहीं ना काम चलेगा। तो कुछ मामलों पे जो है सब पढ़ना कैसे है, ये आपको फ्रीडम दे दिया गया है, तो इसको बोले स्वायत्तता। लेकिन और मामले पे जो है आपके पिताजी निर्णय लेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप खाइएगा क्या, है ना, घर में क्या बनेगा, पिताजी निर्णय ले रहे हैं। मान लीजिए कहाँ घूमने जाइएगा, पिताजी निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आप पढ़िएगा क्या, ये आपका स्वायत्तता है। आप खेलिएगा क्या, ये आपका स्वायत्तता है। तो कुछ मामलों में जो है स्वायत्तता होता है, लेकिन कुछ मामलों में जो है पिताजी अपने पास पावर रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से है केंद्र और राज्य में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है पावर रखती है अपने पास, लेकिन जो है राज्यों को भी जो है स्वायत्तता देती है। समझ में आया? तो स्वायत्तता मतलब है राज्य जो है कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्या हो गया, राज्य सूची में कानून बनाना हो, तो राज्य सूची में कानून जो है
राज्य ही बना सकता है, उसको अधिकार दिए हम बनाने का। क्लियर है? या राज्य में जो है कोई भी नीति निर्माण करना हो तो राज्य का मंत्रिपरिषद उसको दिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार उसको नहीं दी है स्वायत्तता। जैसे मान लीजिए रक्षा, डिफेंस में नहीं है, राज्यों के पास आर्मी है नहीं है, पूरा पूरा डिफेंस क्या है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे विदेश नीति राज्य जो है तय कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्य को नहीं दिया गया है। अगर राज्य को दे देंगे तो फिर तो अलग देश की तरह जो है ट्रीट करने लगेगा, है ना। मालूम चलता है कि जो है ममता बनर्जी सीधे जाकर संबंध बना लेती है अमेरिका से, बोला कि नहीं नहीं, बंगाल में डायरेक्ट आप निवेश कीजिए, हमारा आपका रिलेशन अलग हो जाएगा। मालूम चलता पाकिस्तान से संबंध बना लेती, बांग्लादेश के साथ खुद ही संबंध बना लेती, नहीं तो फिर अलग देश की तरह ट्रीट नहीं होता, तो इसलिए स्वायत्तता नहीं दिया गया उसमें। ठीक है। या फिर जो है संचार में भी जो है केंद्र सरकार का ही अधिकार है। कुछ ट्रांसपोर्टिंग में भी, जैसे रेलवे में भी जो है केंद्र सरकार का पूरा है अधिकार है। तो कुछ मामले में जो है केंद्र सरकार जो है अपने हाथों में रखी हुई है, समझ में? इस मामले में राज्य कुछ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे स्वायत्तता नहीं दिया गया है, ये पावर केंद्र के पास है, लेकिन कुछ मामलों में जो है स्वायत्तता दी गई है, स्वायत्तता दी गई है, यही हो गया स्वायत्तता। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है कि हर मामले में आप काम करते रहिए, बल्कि कुछ मामले में दिया गया, कुछ मामलों में केंद्र सरकार को। देखिए केंद्र स्वायत्तता मिल जाए, इसलिए संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, एकल संविधान। एकल नहीं, उसी में अब मतलब कैसे जो है राज्य जो है केंद्र सरकार जो है शक्तिशाली है ना, उसी पॉइंट को अगला हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखिए, एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखो, भारत में राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। पूरे भारत के लिए एक संविधान है। दूसरा पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता उसमें लिखो, भारत में राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं दी जाती है। अलग से नागरिकता नहीं दी जाती है। नेक्स्ट,
विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ ठीक है। देखो उसमें संघ के पास विधायी शक्तियाँ अधिक है। संघ के पास विधायी शक्तियाँ अधिक है। जैसे संघ सूची में संघ सूची में एक 100 विषय, संघ सूची में 100 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषय, राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, ये समझते हैं ना, संघ सूची राज्य सूची समझते हैं? नहीं, चलो समझा देते हैं। नेक्स्ट लिखो अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ देखो, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य वैसे विषय के रूप में माने जाते हैं। वैसे विषय के रूप में माने जाते हैं जो किसी सूची में शामिल नहीं हैं। जो किसी सूची में शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट लिखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिए, समवर्ती सूची में संसद को वरीयता प्राप्त है। संसद को वरीयता प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय पर यदि संघ के कानून एवं
राज्यों के कानून एवं राज्यों के कानून के मध्य टकराव होता है, एवं राज्यों के कानून के मध्य टकराव होता है, तो संघ का कानून मान्य होगा, तो संघ का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट, राज्य सूची। नेक्स्ट, राज्य सूची। के विषय उसी में लिखना है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, ये आपका हेडिंग है, कानून बनाना। ठीक है, उसमें लिखो संघ, उसमें लिखो संघ राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर या ऐसे लिखिए, विषय की जगह विषयों पर कर लीजिए। राज्य सूची के विषयों पर विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अतिक्रमण कर सकता है, जैसे आर्टिकल 249, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं सब? नहीं? अब एक क्वेश्चन आया है जेपीएससी में पिछले बार का, शायद पिछले उसके पहले का है। अब वो क्वेश्चन भी है, इसी में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तब तुम लोग बताएंगे। इसमें कुछ और पॉइंट है। आपातकाल लिखो, आपातकाल हेडिंग। आपातकाल लिखो, आपातकाल में, आपातकाल में केंद्र का राज्यों, आपातकाल में केंद्र का राज्यों के विधायी एवं कार्यपालिका, विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति केंद्र के अधीन, शक्ति केंद्र के अधीन आ जाते हैं, केंद्र के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, और
और उसके अलावा जो है कुछ पॉइंट लिख लीजिए। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, नीचे से है ना, सबको डिटेल नहीं, खाली कुछ कुछ पॉइंट और लिखा है ना। हाँ, उसके नीचे से पॉइंट पॉइंट, जैसे पॉइंट लिख रहे थे ना उसी पॉइंट पर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। उसके फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों का नियुक्ति या राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, राज्यों के केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता इत्यादि। ठीक है, हो गया। लाइन चेंज कीजिए थोड़ा, देखिए ऐसे इत्यादि। नीचे से लिखिएगा ऐसे विषय हैं जिन पर कानून, ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है, जो संविधान के एकात्मक, जो संविधान के एकात्मक लक्षण को बताते हैं, जो संविधान के एकात्मक लक्षण को बताते हैं। लक्षण, लक्षण समझते हैं ना, ठीक है, क्लियर। ये जो है एक तुम लोग का क्वेश्चन आया था, जेपीएससी क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन तुम लोग लिख लोगे। देखो तुम लोग मेंस का क्वेश्चन है, अब तुम लोग बताओगे थोड़ा सा, ठीक है। दिया है निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये जो है मेंस में जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है।
ऑप्शन दिया है संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, निजता और जो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, गुड। मैंने याद किया, बन गया क्या? ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, देखोगे ना फट से बन जाएगा। मेंस वाले क्वेश्चन तुमको बता दे रहे हैं कैसे बना है। देखो मेंस में फिर देखो, फिर मेंस में पूछा है, फिर जो है 7th वाले में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया है? और यदि है संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, अखंडता, क्या जोड़ा है? हैं? समाजवादी क्या क्या जोड़ा गया है? और अखंडता, मतलब बी नंबर, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 6th में पूछा, 7th में पूछा, दोनों बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसमें भी था और इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दो कितना बढ़िया है। एक क्वेश्चन तुम लोग और बताओगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? हैं? कितने में दिया गया है? आज बताया था ना 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट। लास्ट फंडामेंटल राइट क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था ना, कितना में था? 32 में, आर्टिकल 32 में। तो तुम लोग तो ऐसे ही बनाते रहे हो। अब देखो एक क्वेश्चन आप हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1935 आज बताया था ना, 250 अनुच्छेद वहाँ से उठाया है, इसमें एकीकृत न्यायपालिका भी है। ठीक है, अब जो कोई क्वेश्चन है मेंस का, है ना, दिया है भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया गया है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया गया है जबकि संघीय तत्व गौण हो गए, मतलब संघात्मक जो व्यवस्था है वो गौण हो गया है, मतलब छिप गया है। क्या आप सहमत हैं? तर्क दीजिए। अगर सहमत है तो तर्क दीजिए, नहीं सहमत है तो तर्क दीजिए, है ना। यहाँ पूछा क्या आप सहमत हैं, मतलब आप सहमत हैं ये नहीं पूछा, क्या आप सहमत हैं। तो क्या जब लगे तो सहमत है भी नहीं भी है। अगर सहमत है तो कारण बताना होगा क्यों सहमत है, और नहीं सहमत है तो कारण बताना होगा क्यों नहीं सहमत है। यही क्वेश्चन है जो हम अभी बताए तुम लोग को। आप देखो इसको क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे सीधा। जब तक जो है ये थ्योरी नहीं समझ में आएगा कि संघात्मक और एकात्मक क्या होता है, तब तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख ही नहीं पाओगे।
कितना भी पॉइंट अगर रट लिए हो तो लिख तो पाऊंगा नहीं। आप देखो, हम लोग बोलते हैं एक वर्ड है संघात्मक व्यवस्था, है ना, संघात्मक व्यवस्था। इसको कई नाम से पुकारा जाता है, कहीं कहीं इसको संघीय व्यवस्था बोलेंगे, संघीय व्यवस्था, कहीं कहीं इसको परिसंघीय व्यवस्था ही बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप का व्यवस्था के बारे में जो है बोला जाता है इसको। क्लियर? कुछ पूछना है? ये इसमें मतलब सहमत है बोलते हैं, तो इसमें सहमत है उसको बस लिखना है कि अगर लिखा रहता कि आप सहमत हैं, तर्क दीजिए, जब हम सहमत हैं कुछ लिखे उसके तो बाद कारण देना इन पड़ेगा। बातों पे हम असहमत हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर सहमत है तो सहमत वाला तर्क देना होगा, दोनों चीज़ नहीं डालेंगे। लेकिन हम इन तो फिर तो तुम कंफ्यूज हो गए कि सहमत भी है और नहीं भी है, ऐसा कैसे होगा? अभी तो वही बात हो गया कि शादी करोगे तो नहीं करेंगे, फिर लड़की पूछ रही करोगे तो हाँ करेंगे, पिताजी पूछ रहे तो नहीं करेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? करना भी चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो? मुद्दा सर नहीं है, कर देनी। हाँ, जैसे मतलब पूर्ण जो स्टेटमेंट फिर कंक्लूड करना होगा आपको। जैसे मान लें कि आप सहमत हैं, तो अगर सहमत है तो उसको लिख लीजिए आप, है ना, और फिर जो 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 स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट पे आप सहमत है कि नहीं है, बाकी से मतलब नहीं है। जो स्टेटमेंट है कि क्या एकात्मक व्यवस्था जो है अधिक एकात्मक व्यवस्था पे बल दिया गया है और एकात्मक व्यवस्था बल दिया जिसके कारण संघात्मक व्यवस्था गौण हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट पे आपको सहमत होना है। तो स्टेटमेंट क्या वाकई में संघात्मक व्यवस्था गौण हो जाता है एकात्मक व्यवस्था में? अब सिंपल से देखो ना, हम समझा रहे हैं। अब संघात्मक व्यवस्था क्या होता है या संघीय व्यवस्था क्या होता है? सिंपल सा है। संघीय व्यवस्था का या संघात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि जो है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, ठीक है, इन दोनों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में जो है शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो है विभाजन अगर है तो क्या हो गया? संघात्मक व्यवस्था हो गया। एकात्मक व्यवस्था क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था क्या होता है? इसमें जो है सारे की सारी शक्तियां क्या होता है? सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में होता है। इसमें सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास में होता है और केंद्र सरकार इन शक्तियों को अपने हिसाब से राज्यों को जो है देती है। कितना देगी ये किसके ऊपर निर्भर करता है? केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। ये जो है ये सिंपल सा है कि एकात्मक व्यवस्था में है कि शक्तियां जो है सबसे ज़्यादा शक्तियां या अधिक शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास, और वो राज्यों को जो है अपनी शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन